वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपको वाइट हाउस में होने वाले लंच की इतलात भी मिल चुकी होंगी। इतनी इतलात जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर आकर बताई हैं। इस तरह की मीटिंग्स आम तौर पे सीनों में दफन हो जाती हैं। फिर कभी कोई सालों बाद कोई किताब आती है, उसमें कुछ तफसीलात मिल जाती हैं, और वो भी इतनी जितनी कि बताने वाला चाहता है। सारी तफसीलात सामने नहीं आती, लेकिन भला और डोनाल्ड ट्रंप का वो कुछ ना कुछ हिंट्स ऐसे ड्रॉप कर देता है कि हमें मीटिंग के ओवरऑल मूड का पता चल जाता है। इस मीटिंग में एक जो उसके बाद में जो सूरत हाल मैंने देखी, उसमें यह है कि एक तो ट्रंप जो है ना, वो बड़ा एक थकावट महसूस कर रहा था। जैसे कोई एग्जॉस्ट कंडीशन में होता है, यानी कि एक बड़ा थका थका वो एक फीलिंग आ रहा था। और जैसे लो एनर्जी वाली कंडीशन होती है, उस फीलिंग में था। और लेकिन ऐसी फीलिंग में जो बातें होती हैं ना, वो बातें बड़ी अहम होती हैं। आपको शायद कभी किसी ने बताया हो या आपने सुना भी होगा कि कहते हैं कि जब किसी को आप चाहते हैं कि सच बोले, उसको रात के पिछले पहर उससे बातें करें, क्योंकि उस टाइम तक कोई बंदा थका हुआ होता है, तो वो एक्टिंग के मूड में नहीं होता, वो कोई दूसरों के साथ कोई फ्रॉड करने की पोजीशन में भी नहीं होता, झूठ बोलने की पोजीशन में नहीं होता। तो वो उस टाइम अक्सर बातें वो सच बता देता है। या वैसे जो एक थकावट की जो कंडीशन होती है, उसमें इंसान ज़्यादातर सच बातें करता है। अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो जब मीटिंग से बाहर आया या उसने जो बात की, तो उसमें वो ज़रा ऑफ ऑफ सा लग रहा था। कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, कोई यानी कि बहुत जिस तरह आमतौर पे एक्साइटेड या बड़ा एक वार्म कंडीशन में होता है, उस तरह से नहीं था। लेकिन इसका आई डोंट थिंक कि इसका ये मतलब है कि मीटिंग में कोई तलही हुई है। ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन जो हुआ है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हालत में जो की गई बातें होती हैं, वो और ज़्यादा सच्ची होती हैं। उसने जो आके जो बात की है, एक उसने कहा जी कि मैं मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आसम मुनीर से मिला हूँ। अब एक अमरीकी सदर का एक दूसरे मुल्क के आर्मी चीफ़ के बारे में ये बात करना, पहली बात तो यह है कि ऐसा जब से वो सदर बने ऐसा हुआ नहीं है कि वो किसी आर्मी चीफ़ से मिला हो, या यानी कि किसी हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट से कम दर्जे के किसी बंदे को मिला हो। तो ये पहली मुलाकात है कि जिसमें वो आर्मी चीफ़ से मिला है, और उसने ये भी बताया कि मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जो पाक इंडिया जंग रुकवाने में इस शख्स का किरदार है, तो उस लिहाज से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था, तो लिहाजा मैं मिला हूँ। अच्छा चलें, इस हद तक भी बात कर सकता था, लेकिन जो उसने ये बात की कि मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक सदर की तरफ से, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे की तरफ से इस तरह की बात आना, इसका ये मतलब है कि वो वाकई बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। अदरवाइज़ उसको ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी वो कर्टसी शो करने वाला नहीं, बल्कि इस तरह के मौके पे तो लोग ये भी सोचते हैं कि जी वो कौन सा हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ट्रंप है, उसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो जो भी है ना, अनसेंसर्ड चीज़ें चला देता है। तो उस लिहाज से वो लगता है कि वो मुतासर बहुत ज़्यादा हुआ है फील्ड मार्शल से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ईरान का इशू था, यानी कि हमने भी डिस्कस किया था कि ईरान पे बात होगी होगी, ईरान के बगैर तो वो लंच भी मुकम्मल नहीं हो सकता। ईरान के हवाले से जो बात हुई है, हैरान कुन हद तक उसने उस पर भी खुलकर बात की है। उसने कहा है कि जो ईरान में हो रहा है वो इस पर परेशान है। दूसरा, उसने ये भी नहीं कहा कि हम जो कर रहे हैं वो इससे एग्री करते हैं, बल्कि उसने ये कहा है जी कि वो हमसे एग्री नहीं करते, और वो ईरान को बहुत सारे लोगों की निस्बत बेहतर समझते हैं। नाजरीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रंप अभी जो उसने जो आसम मुनीर साहब ने उससे बातें की हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातें उसको अपील की हैं, यानी कि वो उसके बारे में रिसेप्टिव था। यानी कि उसको लगा है कि ये बातें जो कर रहे हैं ना, सटन वाली गल्ला नहीं है। अब इसका क्या मतलब क्या निकल सकता है? एक तो ये है कि पाकिस्तान ने ये भी बताया होगा कि यार हमारे भी हमसाए हैं, हम भी कोई इतने सुकून में नहीं है, को हमारे कोई ईरान के साथ बाय द वे को बहुत ही कोई एक वार्म रिलेशनशिप नहीं है। और अगर आज तो हम ईरान का साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें, ईरान के अपने किसी हमसाए के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर आप अरब दुनिया में देख लें, तो सिवाय उनके कतर के साथ और
जो ओमान है उनके अलावा उनके साथ दूसरे जो हैं उनकी मुहासमती चल रही है। दूसरी तरफ आप आज़रबाईजान देख लें, आज़रबाईजान उधर भी शिया कम्युनिटी है लेकिन तल्लुकात उनके अच्छे नहीं हैं, तुर्की के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारे साथ भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो खैर पाकिस्तान ने बताया होगा कि भाई हम भी कोई ये नहीं है कि एक दूसरे को देखे बगैर रह नहीं सकते, लेकिन यह है कि हमारा हमसाया है और अगर आपने उसको डील करना है तो किसी बेहतर तरीके से करें। और ये बात ट्रंप तक पहुंचना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये बात ट्रंप तक पहुंचना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ट्रंप जो है जो प्लान कर रहा था कि भाई अनकंडीशनल सरेंडर के जैसे, उसके बाद जो है वो ईरान वाले लेट जाएंगे और जो है ट्रंप जो है वो फिर आके इधर परेड करता हुआ आएगा तो वो उनको कहेगा कि आगे चल पीछे चल। इस तरह तो होता नहीं है। अब यह है कि दोनों तरफ ईगो की जंग भी चल रही है। इस जंग का आगाज़ तो इसराइल ने किया है लेकिन जो ट्रंप है वो दरमियान में काबू आया हुआ है। उसका अभी तक का ये सबसे बड़ा बुहरान है नाजरीन। मैं जो कल आपको बात बता रहा था ना कि ट्रंप के लिए ये हमला करना इतना आसान काम नहीं है। वो अपने लोगों की वजह से भी फंसा हुआ है, वो खुद भी कन्विंस है कि हमें दूसरों की जंगों में नहीं जाना चाहिए। और फिर ये है कि हम सोचते हैं नहीं कि वो कहता है नहीं कि ये जंग है जो अब मुसल्लत ही हो गई है, ये वो जंग है कि जिससे हम निकल ही नहीं सकते। तो क्या इस सारी सूरत हाल में उसका इधर जाने से उसको को फतह होगी? नाजरीन ये एक ऐसी आकवर्ड सिचुएशन है जो इसराइल ने क्रिएट कर दी है कि इसके अंजाम का किसी को नहीं पता। अब ज़रा इमेजिन करें कि आप जो है उधर रजीम चेंज कर लेते हैं, ये जो रजीम चेंज के पीछे पड़े होते हैं कि मौलवियों को काट दो, मौलवियों को काट दो। अच्छा जी, मौलवियों को आप निकाल देते हैं। भाई जिस तरह हमारा एटमी प्रोग्राम है इस पे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने शुरू किया, उसके बाद जनरल ज़िया आए। कौन थे? यानी जनरल ज़िया कौन था? जुल्फ़कार अली भुट्टो को हैंग करने वाला। लेकिन एटमी प्रोग्राम ये एक ऐसा बच्चा है कि जिसको सब ने अपनी जान से अजीज़ रखा, वो जो भी गवर्नमेंट आई है वो अजीज़ रखा। इसमें भी अगर आप ईरान के प्रोग्राम के हवाले से देखें, ये प्रोग्राम जो है वो शाह के दौर में शुरू हुआ था, रज़ा शाह पहलवी के दौर में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। बाद में ब्रेकें इसको बड़ी लगती रहीं, लेकिन जो आगे इनकलाबी हुकूमत आई, जो ये मौलवी जो आए वो उन्होंने भी, उनको लगा कि ये हमारा एक स्ट्रेटजिक वेपन है, हम इसको फुली अबेंडन नहीं करेंगे। ये अब उनके नेशनल प्राइड का इशू है। ये एक ऐसी चीज़ है कि इनके आप वो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी जी कि एडमी प्रोग्राम के बगैर तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि उसके ईरान का जो इर्द गिर्द हमसाए हैं वो सारे इस चीज़ पे दिली दिले सोच रहे हैं कि ख़त्म ही हो जाए। लेकिन ये है कि उनके लिए अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो गवर्नमेंट जिसके इवन हमसायों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हों, जो कि इस तरह की इस्लामी भी ना हो कि हर जगह पर अपना जो है इनके एक इस्लाम प्रमोट करे, ऐसी भी ना हो, फिर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे पहले सिर्फ इस टाइम जो न्यूक्स के हवाले से इसराइल की इजारादारी है पूरे मिडल ईस्ट में, ईरान दूसरा मुल्क था जो बन रहा था। जो अरब ममालिक भी चाहते हैं कि अल्लाह करे इंशाल्लाह इन्हों का प्रोग्राम टोटे टोटे हो जाए, वो भी साथ ये भी सोचते हैं कि यार ये तो हो जाए तो ठीक है, लेकिन आगे दूसरी भी हमने सोचना है कि इसराइल जो है वो इलाके का, पूरे इलाके का बदमाश बन जाएगा, हम सारे से वो बता लिया करेगा, ये तो कोई तरीका ठीक नहीं है। तो अब यह है कि एक तो रजीम चेंज से मसला हल नहीं होगा, जो भी गवर्नमेंट आएगी, आप ये जो अमरीकी है ना जो अपना कोई टट्टू भी ले आएंगे ना, वो भी इधर एडमी प्रोग्राम पे कहेगा कि हमने आगे लेकर चलना है। दूसरा ये है कि ये अगर एडमी प्रोग्राम उनका कहते हैं जी कि वो उनके जो है ना वो उनके पास ऐसे कोई 30,000 टन वाला बम है कि जो जब वो मारते हैं अमरीकी तो उसके बाद वो प्रोग्राम दफन हो जाता है। इनका एक ऐसी जगह है एडमी जगह जिस पे वो मारना चाहते हैं, जो ज़मीन में आधा किलोमीटर नीचे जाके उधर प्रोग्राम है, यानी कि उसका सारा यानी कि ऑपरेशन चल रहा है। तो ये अगर उधर भी मारते हैं, हम ये भी मान लिया जी कि आपने प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है, क्या आप जो है फिर बंदे तलाश करेंगे कि कितने साइंटिस्ट हैं, इन सब को भी मारें जो उन्होंने बना हैं साइंटिस्ट? अगर जो बच जाएगा ईरान, वो फिर उनके लिए एक ज़िंदगी मौत का मसला बन जाएगा। वो प्रोग्राम को किसी ना किसी सूरत में हो सकता है कि कोई 10 साल बाद फिर इस मुकाम तक पहुँचे। ये चींटियों वाली है सूरत हाल कि आप उनके कितने भी रास्ते रोकें वो फिर आगे रास्ता बनाना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया है। वो ना इनके वो जंग में जाना भी नहीं चाहता, अब वो जितनी बढ़ के मार रहा है पीछे भी नहीं हटना चाहता। अब दूसरी तरफ जो आयतुल्ला है यानी कि अगर आप उनको कहें कोई सरेंडर करके आ जाए, कल तू साढ़े फलाने डेरे ते हाज़री देनी है, वो आंदे नहीं तू तो साड़ी मौत चंगी है, यानी कि हमें क्या, यानी कि हम इस तरह तो ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करके हम मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे। लेकिन फाइनली
इन्हें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे नाजरीन, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको ये जो सारी बात बताई है, मैंने क्यों बताई है? मैं फिर वापस आऊँगा वो मीटिंग में, जो लंच की जो हम बातें, जिसका कल पूरी दुनिया में चर्चा था जी कि उधर लंच हो रहा है वाइट हाउस में। मुझे ये लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाकिस्तान का रोल इस सारे क्राइसिस में क्रिएट हो रहा है। वो रोल ये नहीं है कि हमने कोई किराए के कातिल का रोल प्ले नहीं करना। वो रोल ऐसा होगा कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो दोनों साइड को, ट्रम्प को तो वो इशू बताए। अब इमेजिन करें कि जो ईरानी हैं, ईरानी भी यानी कि हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम कोई उनकी हेल्प करें। और ऐसे मौके पे कि जब फील्ड मार्शल पे इस टाइम ट्रम्प बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, उस दौरान पाकिस्तान अपना को रोल प्ले कर सकता है कि जो इन दोनों के दरमियान कोई इन दोनों को एक ऑनरेबल एग्ज़िट दिलवाए कि जिसमें ये जो क्राइसिस से निकल के वो मुज़ाकरात की तरफ दोबारा चले जाएं। और ये ट्रम्प जो है यानी कि इसके बहुत सारे अपनी करतूतें भी आगे आ रही हैं कि जब 2018 में इसने जो 2015 में डील अमेरिका के साथ ईरान ने की थी, इसने आके 2018 में वो टर्मिनेट की थी। अब जो है यानी कि इनको दोबारा कोई डील करनी पड़ेगी, तो वो ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें हो सकता है कि जो ईरानी है वो कहें कि हम इस प्रोग्राम पे रोक देते हैं, लेकिन इसको रिवर्स करना जो है वो तो इस पर नहीं मानेंगे। तो इनको कोई इस तरह की विन विन सिचुएशन देखनी पड़ेगी और उसमें पाकिस्तान का रोल मुझे आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का कोई रोल इसमें आएगा, पाकिस्तान इसमें रोल प्ले करेगा। इसका एक और एंगल से भी देखो कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प को हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी कि तुमने जो है ना सीज़ फायर कराई, हमने उसको अपना बुजुर्ग बना लिया। ठीक है जी, ट्रम्प अंकल ने ये काम किया। ट्रम्प जो है, ट्रम्प बड़ा खुश है इस बात पे। हमने उसको कश्मीर का भी सफ़ीर बना दिया कि कश्मीर का मसला भी हल करेगा। हम ये भी कहते हैं कि इसको जनाब इसको तो पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, ये तो यानी कि बहुत बड़ा पीस मेकर है। हमने एक तो उसको इस साइड पे ले आए कि जनाब तुसी ते सुलह कराने वाले बंदे सो तुसी किहड़ियां लड़ाइयां पै गए। एक चीज़। दूसरा ये है कि हम अगर उसको फेवर रिटर्न भी करते हैं तो आप इमेजिन करें कि हम उससे क्या फेवर ले सकते हैं। हम अगर उसको फेवर रिटर्न करें कि हम जो ईरान के क्राइसिस से ट्रम्प को निकालें, बड़ा बुरी तरह फंसा हुआ है, अगर हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो हम जो है यानी कि ओवरऑल एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज़्ज़त में, पाकिस्तान के कद में और इजाफा होगा। एक तो पूरा जो मिडल ईस्ट का रीजन है, फिर हम जो है अरबों के इनके दरमियान भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में रोल प्ले कर सकते हैं। ईरान जो है हमारा इसलिए भी एहसान मानेगा कि हमने इसको एक क्राइसिस में से निकलने में हेल्प की है। ट्रम्प जो है वो अपने लिहाज से मानेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी कोई ना कोई गुंजाइश जो है ना, हमारा कोई ना कोई रोल इस सारे अमल में बन जाना है। और अल्लाह ताला कोई ये जो जंग है, ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें से कोई बेहतरी का सबब पैदा करेगा जो उसके लिए पाकिस्तान को वसीला बनाएगा। एनीवे देखते हैं कि इस पर क्या होता है नाज़रीन। अब यह है कि नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि ओवरऑल ईरान ने, आपको पता है कि जो अभी उनके हॉस्पिटल पर अटैक किया वो सबसे बड़ा अभी तक जो एक लीथल हमला है इसराइल पर वो हुआ है। अब जो इसराइली हैं वो भी उनके मुंह से जाग निकल रही है, उन्होंने ने साढ़े अस्पताल से भेजे इन्हें बम मारे ने। इन्होंने इतने क्या कहते हैं संगदिल हैं, इन्होंने जो गज़ा में करते आए हैं उसकी इनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि उधर इन्होंने बच्चे तक जो हैं वो नहीं छोड़े, बड़े तक नहीं छोड़े, बुज़ुर्ग नहीं छोड़े, और हॉस्पिटल भी नहीं छोड़े, एम्बुलेंस नहीं छोड़ी, डॉक्टर नहीं छोड़े। अब जो है इनको तकलीफ़ हो रही है। अब जो है वो कह रहे हैं जी कि अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, आयतुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। ये जो इसराइल है, ये अब जो है ना इसकी वजह से अब ये को टेंशन जो है वो तो है बढ़ ही रही है, वो तो आगे चल रही है। लेकिन यह है कि जो पहले इसराइल जो है वो ईरान के साथ कर चुका है कि जो इनका एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, इनकी अल्लाह क़यादत जो है उसने इन वन गो मार दी। उसके बाद अब ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर एक टेंशन चल रही है कि ये जासूसी कैसे हो रही है। पहले तो उन्हें अपने लोगों पर भी शक था, लेकिन अभी उनको लगता ही है कि ये कोई टेक्निकल तरीके से जासूसी हुई है। जिस तरीके से पहले हिजबुल्लाह को जैसे उन्होंने पेजर एक्सप्लोड किए, उनका जो हसन नसरुल्ला है उसकी लोकेशन को इन्होंने लोकेट करना शुरू कर दिया, ट्रेस करना शुरू कर दिया। और वो ऐसे होता था कि हर 24 घंटे में कोई एक दो टाइम ऐसे आते थे कि जिधर उनको एग्जैक्टली प्रिसाइज उसकी लोकेशन का आइडिया होता था। उनको अब ये लगता है कि जैसे ये जो है ना ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा कोई टेक्निकल मार इन्होंने दी है। आज को फाइनेंशियल टाइम्स में भी इस हवाले से स्टोरी चल रही थी, उसमें भी इस शुबे को ज़्यादा तकवीत मिलती है कि उन्होंने जो इनको एक टेक्निकल सिस्टम से इनको इस सारे सिस्टम को या इनकी प्रेजेंस को लोकेट किया है, और इनको यानी कि किसी जगह पे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होगी लेकिन ज़्यादा टेक्निकल साइड है। उसके बाद ईरान वाले अब क्या कर रहे हैं,
एक पहले तो उन्होंने व्हाट्सएप लोगों को कहा कि आप व्हाट्सएप जो है ना डिलीट कर दें। उनको ये लगा कि ये जो है व्हाट्सएप के ज़रिए सारा सिस्टम जो है वो हैक हुआ है। अब जो है वो कह रहे हैं कि हमने इंटरनेट बंद कर देना। आई डोंट नो कि इस तरह मसले का हल होगा या नहीं। नाजरीन, इस सारे अमल में एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो एक जदीद दौर है, इस जंग में जो है टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसके बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इसके बगैर कोई मुल्क जंग नहीं लड़ सकता। और इसके बगैर इसी तरह होता है जैसे आपको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती। नाजरीन, इस हवाले से एक अहम बात है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, वो कनाडा के हवाले से है। कनाडा में अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। अगरचे पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पूरी दुनिया से मीडिया के रडार से भी ज़रा हटा हुआ है, यानी कि हम जो है अच्छे बच्चों की तरह डील हो रहे हैं। इंडिया जो है वो एक नटोरियस एक क्रिमिनल के तौर पे डील हो रहा है, ख़ास तौर पे जो उन्होंने ओवरसीज़ ऑपरेशन किए, जो सिख लीडर को मरवाया उधर कनाडा में या बाकी जगहों पे, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में जो ऑपरेशन किए। लेकिन ये है कि जो कनाडा की रिपोर्ट आई है उसमें जिन 4-5 एजेंसीज़ को उन्होंने हॉस्टाइल एजेंसीज़ तस्वर किया है या एक एनिमी एजेंसीज तस्वर किया है, उसमें एक पाकिस्तान की एजेंसी भी है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस की भी है। यानी कि उसमें इंडिया का भी नाम है। एक वाहिद जगह है कि जिधर हम और इंडिया जो है ना इकट्ठे आ गए हैं। फिर इंडिया भी है, रशिया भी है, चाइना भी है और पाकिस्तान भी है। और वो कह रहे हैं, यानी कि इन पे इल्ज़ाम किया, उन पे इल्ज़ाम यह है कि ये उधर कनाडा में जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जो उनकी रिपोर्ट है उससे तासर यही मिलता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं। और जो एक हैरानगी की बात है, उन्होंने कहा जी कि इवन जो 2019 का इलेक्शन है उसमें भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने इसको सोशल मीडिया के ज़रिए इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं कि उधर जो लोग, ऐसे लीडर्स जो कि पाकिस्तान की फेवर में हो सकते हैं, उनके चुनाव में यानी कि आप जो है कोई कैंपेन करें सोशल मीडिया के ज़रिए, कोई फेक न्यूज़ चलाएं या जो भी, यानी कि मुख्तलिफ़ तरीके हैं वो करें, तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र भी आ रहा है। अब उसमें क्या किन लोगों का पाकिस्तान जो है वो कर रहा होगा, उधर जो है आपको पता है सिखों की एक एक माकूल आबादी पाई जाती है और उसी की वजह से, और उनकी पार्लियामेंट में भी प्रेजेंस है, उसी प्रेजेंस की वजह से जो सिख लीडर मारे गए, तो उसकी वजह से कनाडा ने इसको इशू बनाया हुआ है। ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया हुआ कि वो एक सिख जो है वो कनाडा के शहरी है, वो इसलिए भी है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनकी जो इनका इत्तेहाद है उसमें एक अहम इत्तेहादी सिखों की पार्टी भी है। अब यह है कि पाकिस्तान भी जो उधर रोल प्ले कर रहा होता है, उसमें ज़्यादा जो सिख हैं जिस जगह पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं, उनको जिताने में इनका रोल होता है। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई और होगा। लेकिन ये हैरान कुन बात थी कि पाकिस्तान का जिक्र भी आ रहा है, चाइना, रशिया, इंडिया के साथ पाकिस्तान का भी जिक्र आ रहा है कि हम उधर की जो कनाडा की पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज के लिए इतनी काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।